हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो विषय है वो लोक प्रशासन लेसन फर्स्ट मुख्य कार्यपालिका। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। वो है मुख्य कार्यपालिका के प्रकारों का वर्णन उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। या मुख्य कार्यपालिका के कौन कौन से प्रकार हैं वर्णन करें। तो इस मुख्य कार्यपालिका के निम्नलिखित प्रकार होते हैं या मुख्य पालक के निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसके अंदर पहला है संसदीय तथा अध्यक्षात्मक मुख्य कार्यपालक। हम इनको कंबाइन भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। यदि हम पॉइंट 1 लिखें संसदीय कार्यपालक, पॉइंट नंबर 2 अध्यक्षात्मक कार्यपालक, तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम संसदीय। तो यहाँ पर क्या है, जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है वहाँ मंत्रिमंडल मुख्य कार्यपालक होता है। यदि हम अपने देश का उदाहरण दें तो हमारे देश में जो संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ तक इसको हम लिख देंगे। और उदाहरण के रूप में भारत और इंग्लैंड इसके प्रमुख उदाहरण हैं। क्या लिखेंगे, जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है वहाँ पर इस प्रकार का कार्यपालक पाया जाता है। वहाँ मंत्रिमंडल मुख्य कार्यपालक होता है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत और इंग्लैंड इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो यदि एक क्वेश्चन आता, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का मुख्य कार्यपालक कौन है, यदि यही क्वेश्चन है तो हम क्या लिखेंगे, भारत का जो मुख्य कार्यपालक है, वास्तविक मुख्य कार्यपालक प्रधानमंत्री है। यदि संवैधानिक पूछता है तो संवैधानिक मुख्य कार्यपालक राष्ट्रपति है। तो इसके बाद आता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालक होता है। राष्ट्रपति न तो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है या राष्ट्रपति न तो संसद का सदस्य होता है और न ही संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी का मतलब जवाबदेही, यानी उसको संसद को किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। अमेरिका में राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य उदाहरण है। इसके बाद आता है एकल और बहुल कार्यपालिका। तो यहाँ पर पहले हम एकल कार्यपालक भी कह सकते हैं, नंबर 2 के अंदर हम बहुल कार्यपालक कह सकते हैं। तो एकल का मतलब है एक, यानी जहाँ पर शक्तियाँ एक व्यक्ति के पास केंद्रित होती हैं उसे एकल मुख्य कार्यपालक कहते हैं। बहुल कार्यपालक, जहाँ पर शक्तियाँ एक समूह या संगठन के बीच विभाजित होती हैं वहाँ पर उसे बहुल कार्यपालक कहते हैं। एकल कार्यपालक का प्रमुख उदाहरण अमेरिका है और बहुल कार्यपालिका का प्रमुख उदाहरण भारत और इंग्लैंड है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड भी बहुल कार्यपालक का प्रमुख उदाहरण है। अब आता है पॉइंट नंबर 3, नाममात्र तथा वास्तविक कार्यपालक। नाममात्र केवल नाम का, यानी कहने का मतलब है एक ऐसा कार्यपालक जिसके नाम पर शक्तियाँ तो होती हैं लेकिन उनका प्रयोग करने वाला कोई अन्य होता है, उसे नाममात्र का कार्यपालक कहते हैं। और जो शक्तियों का वास्तविक रूप में प्रयोग करता है उसे वास्तविक कार्यपालक कहते हैं। उदाहरण के रूप में भारत का जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक कार्यपालक है। राष्ट्रपति शक्तियाँ उनके पास हैं लेकिन उनकी शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रधानमंत्री है, इसलिए भारत का राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यपालक है। तो इसने क्या लिखा है, जिस प्रकार के कार्यपालक, इस प्रकार के कार्यपालक का अर्थ है कि सिद्धांत के रूप में यानी संवैधानिक रूप से शक्तियाँ किसके पास हैं और वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है।
नाम मात्र का मुख्य कार्यपालक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके मात्र नाम पर ही प्रशासन चलाया जाता है। उदाहरण के लिए भारत सरकार की सारी कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। वह इन शक्तियों का प्रयोग जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है की सलाह से करता है। अर्थात कहने का मतलब है राष्ट्रपति नाम मात्र का मुख्य कार्यपालक है, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक है। अब होता है पैतृक तथा निर्वाचित मुख्य कार्यपालिका। पैतृक का मतलब है पिता से प्राप्त, निर्वाचित का मतलब है जिस कार्यपालक का चुनाव होता है। यानी जब पद पिता से या उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होता है उसे पैतृक कार्यपालिका कहते हैं। नेपाल का जो प्रधानमंत्री है या राजा है वह पैतृक कार्यपालिका का उदाहरण है। और भारत और इंग्लैंड के अंदर जो मंत्रिमंडल है वो निर्वाचित मुख्य कार्यपालिका के उदाहरण हैं। तो क्या कहा, इस प्रकार के मुख्य कार्यपालक का अर्थ है कि उसका चुनाव कैसे होता है, अर्थात उसका जन्म होता है या उसे चुना जाता है। यदि किसी व्यक्ति का मुख्य कार्यपालक पद उत्तराधिकार में मिला हो तो उसे पैतृक कार्यपालिका कहेंगे। जैसे इंग्लैंड की महारानी व जापान का राजा। पैतृक कार्यपालिका के उदाहरण हैं। और भारत का जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है वो निर्वाचित कार्यपालिका का उदाहरण है। अब पॉइंट 5 आता है तानाशाह तथा संवैधानिक मुख्य कार्यपालिका। तानाशाह का मतलब होता है जब सत्ता शारीरिक बल या शक्ति के द्वारा प्राप्त की जाती है तो उसे तानाशाह मुख्य कार्यपालिका कहते हैं। हिटलर इसका प्रमुख उदाहरण है। पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ भी इसका तानाशाह का प्रमुख उदाहरण है। अब संवैधानिक मुख्य कार्यपालिका, जहाँ पर कार्यपालिका का चुनाव वहाँ के लोगों के द्वारा या मतदाताओं के द्वारा किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि जब मुख्य कार्यपालिका का पद है वह संवैधानिक रूप से प्राप्त होता है तो उसे संवैधानिक मुख्य कार्यपालिका कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है, यदि किसी देश में सैनिक या शारीरिक बल पर मुख्य कार्यपालिका का पद प्राप्त किया हो तो उसे तानाशाह मुख्य कार्यपालक कहते हैं। इसको यहाँ तक लिख के फिर हम लिखेंगे हिटलर, मुसोलिनी तथा जुल्फिकार अली भुट्टो इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके बाद संवैधानिक मुख्य कार्यपालक केवल संवैधानिक तरीकों से ही पद तक पहुँचता है। उसे हटाने की विधि भी औपचारिक व संवैधानिक है। तो इस प्रकार का जो पद प्राप्त किया जाता है वह संवैधानिक कार्यपालिका कहलाता है। प्राय प्रजातांत्रिक देशों में संवैधानिक मुख्य कार्यपालिका के उदाहरण मिलते हैं। अब पॉइंट 6 मनोनीत तथा निर्वाचित कार्यपालिका। निर्वाचित कार्यपालिका के बारे में हमने पहले पढ़ा है, तो अब यहाँ पढ़ेंगे मनोनीत। मनोनीत का मतलब है जब पद किसी उच्च अधिकारी के द्वारा कुछ समय या आजीवन के लिए प्रदान किया जाता है, आजीवन काल के लिए प्रदान किया जाता है तो इसे मनोनीत कार्यपालिका कहते हैं। यदि हम एग्जाम्पल लें, राज्यपाल की नियुक्ति होती है वह मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसके अंदर क्या लिखा है, जिस व्यवस्था में कार्यपालिका को किसी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय या आजीवन मनोनीत किया जाता है उसे मनोनीत कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे उपनिवेशों तथा संघ की इकाइयों में कार्यपालिका अध्यक्ष को किसी उच्च सत्ता द्वारा मनोनीत किया जाता है। कार्यपालिका दोबारा करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इसको पहले कर लिया है। तो यदि हम और एग्जाम्पल दें तो फॉर एग्जाम्पल राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसके बाद आता है पॉइंट 7 और इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, राजनीतिक तथा स्थायी मुख्य कार्यपालिका। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि राजनीतिक तथा स्थायी मुख्य कार्यपालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो वहाँ पर इसकी हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। जो राजनीतिक होते हैं वो उनका कार्यकाल या वो अस्थायी भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक कार्यपालिका संसद में उनका बहुमत होता है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, और जब वो अपना बहुमत खो देते हैं या अल्पमत में आ जाते हैं तो वो कार्यपालिका को पद से हटा दिया जाता है। तो उसे कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, या कह सकते हैं कि इसके अंदर अधिकतर राजनीतिक व्यक्ति होते हैं। अब इसके अपोजिट में स्थायी कार्यपालिका है। स्थायी कार्यपालिका के अंदर सभी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो एक विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति होते हैं, और इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। इस कार्यकाल के पश्चात इनको सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी जाती है। तो इसने क्या लिखा है? राजनीतिक या अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं जो बहुमत प्राप्त होने तक अपने पद पर रहते हैं। अर्थात मंत्रिमंडल को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। मंत्रिमंडल को विधानपालिका उसकी अवधि से पहले भी हटा सकती है। इसके बाद हम लिखेंगे प्रशासनिक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी स्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं। इन्हें एक निश्चित आयु पर नौकरी दी जाती है। स्थायी कार्यपालिका को इसकी योग्यता के आधार पर भर्ती किया जाता है और ये स्थायी रूप से अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, मुख्य कार्यपालिका के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, उदाहरण सहित बताइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।